हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वैल्यू इन बिहार पॉलिटेक्निक में। आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 यूनिट 4 का। जो यूनिट 4 का हम स्टार्ट किए थे वही लेक्चर नंबर 4 आपको देखना है आज। हम इसमें पहले क्या देखे थे, हम लोग जॉब लेआउट खत्म कर चुके हैं। जॉब लेआउट के बाद अर्थ जो वर्क पढ़ना था, एक्सकेवेशन और एम्बैंकमेंट, वो भी खत्म कर चुके हैं। देखिए जॉब लेआउट ये सब हम रिकॉल कर लेंगे। अगर आप इसका पुराना वीडियोस देखना चाहते हैं, मतलब लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 तक आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे जाइए। वहाँ पे यूनिट 4 एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही में आप पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का देखना चाहते हैं तो आप जाइए, वहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट वो भी बना हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल के नाम से। आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, जो कि फ्री आपका चल रहा है, एकदम मुफ्त कंटेंट, उसको देख सकते हैं। ठीक, देखिए सेशन को आप सब लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कीजिए। इसके एक सेशन बनाने के पीछे हम कम से कम 3 से 3.5 घंटा 4 घंटा हमारा टाइम जाता है, तब जाके आपके पास आता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं सबको ठीक ही होंगे। हम पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 3 तक क्या क्या देखा यूनिट 1 में, मतलब यूनिट 4 के लेक्चर 1 से क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा, वो देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो फाउंडेशन, जो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 4 देखना है हम लोग। और साथ ही ब्रेक का जो भी आपका चल रहा है वो प्लीज़ देखते रहिएगा। देखिए इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, क्योंकि ये नंबर उठाने वाला चैप्टर है। आपको यहाँ से नंबर बहुत ज़्यादा उठने का चांसेस रहेगा। इंटरनल में भी होप्स तो यहाँ से क्वेश्चन आने के आपके चांसेस रहेंगे, एक्सटर्नल में भी चांसेस रहेंगे। इसलिए यूनिट 2, यूनिट 5 और यूनिट 1 और यूनिट सेकंड इनको पढ़ लीजिएगा। यूनिट थर्ड में आपको उतना नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उतना उससे पूछता नहीं है। बाकी ये जो 4 यूनिट है, इससे लगभग आपका 100 नंबर में लगभग 80 नंबर कवर होने का चांसेस रहेगा। ठीक, चलिए इनसे स्टार्ट करते हैं, मतलब रिकॉल करते हैं क्या 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 था हमने। देखिए पहले हम जॉब लेआउट कर रहे थे। जॉब लेआउट में हमने क्या बताया था कि किसी भी एक प्लॉट का हम एक नक्शा बनाते हैं, उस नक्शा के अकॉर्डिंग हम अपनी जमीन को प्रिपेयर करते हैं, तो उसी को जॉब लेआउट करना कहते हैं। ठीक, तो जॉब लेआउट करने से पहले हम लोगों ने इस क्या किया था, तो साइड क्लियरेंस किया था। साइड क्लियरेंस किया था मतलब कहने का कि जो भी हमारे साइड पे बड़ा बड़ा पेड़ पौधा पत्थर ये सब है, जिसके द्वारा जिनसे हमको ऑब्स्ट्रक्शन प्राप्त होगा, वही उन सब चीज़ों को हम हटा रहे थे। फिर अप्रोच रोड बना रहे थे हम लोग कि साइड तक पहुंचने के लिए हमको अच्छा से रोड मिल जाए। फिर साइड क्लियरेंस करने के बाद हमने जॉब लेआउट किया था। जॉब लेआउट किया था, पहले हमने लेआउट किया था। लेआउट करने का मतलब है कि हम लोग जो जितना भी हमको जगह मिला साइड क्लियरेंस के बाद, वहाँ पे हम लोग नक्शा पे बना रहे हैं कि यहाँ पे हमारा स्टोरेज रूम रहेगा, यहाँ पे हम लेबर को रखेंगे, यहाँ पे हमारा मटेरियल रूम है, यहाँ पे ऑफिस रहेगा, बीच में हमारा बिल्डिंग बनेगा, इधर एंट्रेंस होगा, इधर भी एंट्रेंस होगा, ये एग्जिट होगा, यहाँ पे ये हमारा रोड है, अप्रोच रोड है। ये सब चीज़ हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे। फिर उसके बाद इसको हम जमीन पे किस जगह से, तो 2 मेथड से उतारते, किसका, तो सेंटर लाइन मेथड और फेस लाइन मेथड, इनसे उतार रहे थे। सेंटर लाइन मेथड फॉर लोड बेरिंग, सेंटर लाइन मेथड फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर, और फेस लाइन मेथड फॉर लोड बेरिंग, फेस लाइन मेथड फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या किया था, तो एक्सकेवेशन, यानी कि हम लोग अब जब नक्शा का जो भी है जमीन पर उतार चुके, ग्राउंड लेवल पर उसको बना चुके, तो हम लोग वहाँ पे एक्सकेवेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एक्सकेवेशन भी हम लोग ऐसे ट्रेंचेस बना रहे थे। ठीक, ट्रेंचेस बनाने के बाद, ट्रेंच यानी कि गड्ढा खुद रहा था, तो वही ट्रेंच बना रहे थे हम लोग। ट्रेंच बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे अब ऐसे ट्रेंचेस हमने बना लिया, इस प्रकार का ट्रेंचेस हमने बना लिया जमीन के नीचे। तो हम लोग अब यहाँ पे फाउंडेशन डालेंगे नहीं, पहले हम लोग यहाँ पे एक कंक्रीट का लेयर बिछाते हैं। ठीक, ये फाउंडेशन के बारे में बता रहे हैं हम लोग, कंक्रीट का लेयर बिछाते हैं। उसके बाद यहाँ से एक जनरल आजकल जैसे बन रहा है वैसे बता रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं फुटिंग। फुटिंग फुट जो हमारा सबसे पैर में होता है, वो वही मतलब सबसे निचला तल्ला, सबसे नीचे का एकदम लोअर से लोअर पार्ट का जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसको फुटिंग बोलते हैं। उसके ऊपर जो होता है, इसको पूरा मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, तो फाउंडेशन बोलते हैं। बिल्डिंग का पूरा लोड यही सहने वाला होता है। और यहाँ पे जो हमारा सॉइल रहता है वो हार्ड सॉइल रहता है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हार्ड सॉइल रहता है। फाउंडेशन हम इस पूरे फंक्शन को बोलते हैं। अब इसको बनाने का कौन कौन सा मेथड है, किस प्रकार ये बनता है, यहाँ पे फाउंडेशन में क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब चीज हमको आपको मेनली इस टॉपिक में देखना है। किसमें, तो 4.2 जो हमारा टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है वो 4.2 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 4 है ये। देखिए फाउंडेशन का पूरा जो आपको जो चीज़ पढ़ना है आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, मतलब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले इसमें फाउंडेशन दिया गया, फिर फंक्शन ऑफ फाउंडेशन दिया गया, फिर टाइप ऑफ फाउंडेशन दिया गया। टाइप ऑफ फाउंडेशन में सेलो फाउंडेशन, स्टिपिड फाउंडेशन, फिर उसके बाद राफ्टिंग है, कॉलम है, बीम है, ये सब कॉलम फुटिंग है, ये सब फुटिंग वुटिंग दिया गया हुआ। आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग आज पहले फाउंडेशन और यूजेस ऑफ फाउंडेशन, फिर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होने मतलब लगभग उतना दूर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आप सब हेडिंग डालिए, फाउंडेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग होप्स आप डाल चुके होंगे। लिखिए, ए बिल्डिंग हैज 2 मेन कंपोनेंट।
ए बिल्डिंग हैज टू मेन कंपोनेंट। फर्स्ट, इसको ए बना लिए, सुपर स्ट्रक्चर एंड बी सब स्ट्रक्चर या फाउंडेशन। सब स्ट्रक्चर या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन। आप सबको याद होगा हम फाउंडेशन किसको बोल रहे थे, क्या बताया था हमने आपको, पहला लेक्चर नंबर फर्स्ट याद कीजिए, एकदम जब बहुत पहले हम आपको जब पढ़ाए हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, वो याद कीजिए। अगर हम क्या बताए थे कि जैसे कि ये धरती है, धरती के नीचे वाला जो भी काम करेंगे हम उसको सब स्ट्रक्चर बोलेंगे, धरती के ऊपर जो भी काम करेंगे उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। उन दोनों के बीच में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग प्लिंथ लेवल बोलते हैं, जो दोनों को डिवाइड करने का काम करता है। फिर देखिए धरती के नीचे हम लोग क्या बना रहे थे, तो धरती के नीचे हम लोग अपना सब स्ट्रक्चर यानी कि फाउंडेशन बना रहे थे, जो इस प्रकार हम आपको वहाँ पे भी बताए थे कि कुछ इस प्रकार हम गड्ढा करते हैं, यहाँ पे फुटिंग बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे कॉलम डालते हैं, यही कॉलम ऊपर चलता हुआ चला जाता है किसमें, तो फ्रेम स्ट्रक्चर में। और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार बनाते हैं, यहाँ पे 1 2 3, फिर उसके बाद ऊपर ऐसे वॉल चलता हुआ चल जाता है, यहाँ तक जो भी होता है धरती के नीचे रहता है, उससे ऊपर धरती के ऊपर रहता है। लोड बेयरिंग वॉल में एक पूरा वॉल ही इसके नीचे आता है, और फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉलम का बना हुआ रहता है। ये फाउंडेशन इस प्रकार तैयार किया जाता है हमारा। तो अब यहाँ पे देखिए बिल्डिंग का 2 मेन कंपोनेंट हम ओजा पर भी बताए थे, एजा पर भी आपको बता रहे हैं। फिर लिखिए फाउंडेशन और सब स्ट्रक्चर, यहाँ पे फाउंडेशन या सब स्ट्रक्चर हेडिंग डालिए, वैसे फाउंडेशन ही लिखिए, फाउंडेशन। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि फाउंडेशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो सब स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, फाउंडेशन। अब हेडिंग डाल दिए आप लोग, फाउंडेशन। देखिए फाउंडेशन क्या होता है, क्वेश्चन मार्क बना दीजिएगा, क्वेश्चन। व्हाट इज दिस फाउंडेशन? आंसर फाउंडेशन foundation is the foundation is the lower part of building। यहाँ लोवेस्ट कर लीजिए, लोवेस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग। फाउंडेशन इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग। फाउंडेशन which is transmits the transmit the all load to the soil, क्या है, तो फाउंडेशन सबसे लोएस्ट पार्ट है बिल्डिंग का, मतलब सबसे नीचे बनाया जाता है इसको, ठीक। फाउंडेशन इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का निचला भाग है फाउंडेशन विच इज ट्रांसमिट द ऑल लोड टू द सॉइल। जो भी बिल्डिंग का लोड रहता है उस सॉइल को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, तो फाउंडेशन करता है। लिखिए द सॉइल विच इज लोकेट इमीडिएटली, द सॉइल विच इज, नहीं यहाँ पे लिखे पहले फाउंडेशन रेस्टिंग above, foundation resting above the soil,
विच इज नोन एज सबसॉइल एंड फाउंडेशन सॉइल। देखिए फाउंडेशन क्या होता है, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको फाउंडेशन क्या है। इसमें और भी पॉइंट है, वो आपको थोड़ी देर में हम लेके आएंगे, ठीक। क्या है, देखिए ए बिल्डिंग हैज टू मेन कंपोनेंट, बिल्डिंग का दो मेन कंपोनेंट होता है, पहला तो सुपर स्ट्रक्चर, दूसरा सब स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। फाउंडेशन क्या है, व्हाट इज दिस फाउंडेशन, व्हाट इज द फाउंडेशन कर लीजिएगा, व्हाट इज द फाउंडेशन। फाउंडेशन इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का सबसे निचला भाग होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन विच इज ट्रांसमिट द ऑल लोड टू द सॉइल, जितने भी प्रकार के लोड होते हैं। लोड कौन कौन से, तो पहला तो हमारा हो गया सुपर इम्पोज लोड, सुपर इम्पोज लोड, फिर डेड लोड, फिर उसका डेड लोड मतलब उसका जो सेल्फ वेट है, बिल्डिंग का जितना भी वेट है वो खुद सुपर इम्पोज लोड यानी कि लाइव लोड। उसका बाद विंड लोड, हवा में प्रेशर लगाता है ना ये, तो वही विंड लोड। इन सब लोडों को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, तो फाउंडेशन ट्रांसमिट करने का काम करता है। किसके ऊपर, तो सॉइल के ऊपर। उसका क्या कहते हैं, तो फाउंडेशन रेस्टिंग अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर ही ना फाउंडेशन रहता है। आखिरी में तो जमीन ही है ना, हमारा अर्थ, जमीन के ऊपर ही ना ये सब चीज बना हुआ है। तो विच इज नोन एज सब सॉइल या फाउंडेशन सॉइल, जिसके ऊपर ये रहता है ना उसको सब सॉइल या फाउंडेशन सॉइल के नाम से जाना जाता है, ठीक। और भी पॉइंट इसमें फाउंडेशन में थोड़ा बहुत और पॉइंट है, या उसके बाद यूजेस जो है ना फाउंडेशन का, उसमें साथ ही साथ लिखवाते हुए चल जाएंगे। फाउंडेशन और उसका यूज दोनों चीज लिखवा देंगे हम, आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, हम उसको लेके आते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। जैसे कि हम आपको फाउंडेशन के बारे में बता रहे थे कि फाउंडेशन क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ देखना है। तो फाउंडेशन का जनरली मेन एक ही काम होता है, क्या, तो जो ओवरऑल लोड रहता है ना वो बिल्डिंग का वो डिस्ट्रीब्यूट करता है सॉइल पे। और दूसरा मेन काम क्या रहता है, तो बिल्डिंग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके ऊपर बिल्डिंग में देखिए बहुत सारी चीज़ यूज़ होते हैं, जैसे कि बीम हो गया, कॉलम हो गया, वॉल हो गया। इन सब चीज़ों को एक लेवल पर रखने के लिए हमको फाउंडेशन लेवल पर बनाना। तो फाउंडेशन अगर जो लेवल में नहीं रहा तो ये सब चीज़ भी लेवल पर नहीं बन जाएंगे, और उसके कारण हमारे बिल्डिंग में क्रैक्स आने का डर रहेगा। इसलिए उनको एक समान रूप से रखने के लिए हम लोग फाउंडेशन को एक स्टेबिलिटी के रूप में प्रोवाइड करते हैं। उसका मेन फंक्शन यही होता है, फंक्शन या यूजेस में वही हो सकता है। फिर फाउंडेशन देखिए, फाउंडेशन जो भी होता है बेंड लोड ये सबका प्रेशर भी डिस्ट्रीब्यूट करता है सॉइल पे। मेनली है कि वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है सॉइल पे। और वो फाउंडेशन क्या होता है, पहला स्ट्रक्चर होता है जो बिल्डिंग में बनाया जाता है। कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी अदर स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाते हैं, उसके ऊपर का फिर उसके बाद बनाते हैं। तो वही चीज़, यही 3 पॉइंट लेके आए हैं। और फिर यहाँ पे यूजेस या फंक्शन जो भी बोलिए ये चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन चलेंगे जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, द फाउंडेशन इज स्ट्रक्चरल यूनिट। ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हो एक स्ट्रक्चर है ना, तो उसका एक यूनिट है, मतलब सबसे पहला काम या इकाई बोल सकते हैं, यही होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू सॉइल, डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू द सॉइल। सुपर स्ट्रक्चर से जो भी लोड आएगा ना उसको सॉइल पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका होता है, तो फाउंडेशन का काम होता है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब कि पहला स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर एनी बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले ये हम बनाते हैं, उसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले ही हम इसको बनाते हैं, ठीक। एक गुड फाउंडेशन अच्छा फाउंडेशन रहता है, वो प्रिवेंट करता है सेटलमेंट या कोलैप्स मतलब होता है गिरना या ढहना, या बिल्डिंग में किसी प्रकार के क्रैक आने से बचाता है, यानी कि सेटलमेंट होने से बचाता है ऑफ द बिल्डिंग को टूटने गिरने से किसी प्रकार से हर चीज़ से बचाता है। कौन, तो फाउंडेशन इसलिए बोला जाता है कि फाउंडेशन जो होता है बहुत ज़्यादा नेसेसरी रहता है बिल्डिंग में। फाउंडेशन अगर जो अच्छा बना तो हमारा पूरा बिल्डिंग अच्छा बनेगा लगभग मतलब मान के चलिए, और कहीं डिफेक्ट नहीं आए तो, क्योंकि बिल्डिंग क्या है तो एक मैनुअली बनाया गया, मतलब आदमी द्वारा बनाया गया या आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, इसमें डिफेक्ट आना जरूरी ही है। किसी प्रकार से डिफेक्ट आ ही सकता है, इसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है, क्योंकि कृत्रिम में कमी रहना जरूरी है। तो उस कृत्रिम को हम लोग अच्छा से मतलब फुलफिल कर सके, उसके लिए पहले हम लोग को फाउंडेशन गुड अच्छा बनाना पड़ता है। किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर जो अच्छा हुआ तो पूरा बिल्डिंग का लाइफ या एज बढ़ा देता है, यानी कि जितना एज चलना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखता है। और जो फाउंडेशन खराब हुआ, मतलब जैसे मन तैसे हम जो मन तो यूज़ करके बना लिए, खराब सीमेंट, खराब गिट्टी या बालू, ये सब जितना रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट हम फाउंडेशन का फुलफिल नहीं किए, ऐसे ही मतलब बना दिए बस कि हाँ काम चल जाए, तो बिल्डिंग का एज भी काम चलने लायक ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि फाउंडेशन अच्छा बनेगा तो बिल्डिंग अच्छा बनेगा, फाउंडेशन गड़बड़ रहा तो बिल्डिंग भी गड़बड़ है। ये एक इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिए, नीड है बिल्डिंग के लिए। फिर देखिए यूजेस या फंक्शन कर लीजिएगा इसको, यूजेस या फंक्शन ऑफ फाउंडेशन। क्या है पहला,
टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल लोड में कौन कौन से आ सकते हैं, तो वही सुपर इम्पोज लोड, लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड, रेन लोड, स्नो लोड, ये सब जितने भी प्रकार के लोड हैं वो सारे के सारे जो हैं टोटल लोड कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑन लार्ज एरिया। मतलब जैसे कि देखिए ये फाउंडेशन के नीचे हम लोग फुटिंग डाले थे ना, तो ये फुटिंग में क्या है कि जो भी लोड आ रहा है एक छोटे से एरिया से बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, तो वही जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा मतलब उसमें प्रेशर झेलने की क्षमता रहेगी। तो वही बोल रहा है टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रहा है किस प्रकार, जो अभी हमने आपको बताया कि फाउंडेशन अच्छा होगा तो वो अच्छा होगा, फाउंडेशन एक लेवल पर रहेगा तो हमारा मेसनरी वर्क के सब काम करने में हेल्प मिलेगा। तो वही सपोर्ट करता है ये, मतलब जो भी है फाउंडेशन के बाद ही ना अपना रहने लायक घर बनाते हैं, तो वही सपोर्ट करने का काम कर रहा है। टू प्रिपेयर ए लेवल सरफेस, मतलब एक अच्छा से लेवल सरफेस बनाता है किसके लिए, तो फॉर कंक्रीटिंग यानी कि जो भी हम लोग कॉलम बीम फुटिंग रूफ स्लैब जो भी बना रहे हैं उसके लिए, एंड मेसनरी वर्क यानी कि दीवार जो बनाते हैं हम उसको मेसनरी वर्क बोलते हैं, ठीक। टू गिव्स इनफ स्टेबिलिटी यानी कि जो सपोर्ट है वो हमको अच्छा देता है टू द स्ट्रक्चर को अगेंस्ट द वेरियस डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर्स सच एज रेन इटीसी, मतलब जो भी इस पे और एक्स्ट्रा फोर्स काम कर रहे हैं उनके प्रति ये प्रतिरोध करता है, यानी कि रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है या कि स्टेबिलिटी हमको प्रोवाइड करता है। जैसे कि देखिए क्या पता हमारा बिल्डिंग मतलब संभावना व्यक्त किया जाता है कि हमारा बिल्डिंग हवा के चलने से टूट जाए, तो टूटे नहीं, हवा के चलने से टूटे नहीं, उसको रोकने के लिए ये फाउंडेशन जो होता है वो बिल्डिंग को अच्छा से स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि देखिए फाउंडेशन अच्छा रहेगा तो ऊपर का बिल्डिंग अच्छा बनेगा उसी कारण, तो वहीं से ये जुड़ा हुआ है। यही था फंक्शन या फाउंडेशन, इसमें और भी पॉइंट हो सकते थे लेकिन इतना आपको मेनली सफिशिएंट है जाने के लिए। 4 नंबर में 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिल सकता है, ठीक, ज़्यादा इसमें नहीं लिखा था। अब टाइप्स ऑफ फाउंडेशन देखना स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ फाउंडेशन में पहला सैलो फाउंडेशन, पहला ओपन, फिर उसका सैलो में भी 3-4 प्रकार का होता है, फिर डीप फाउंडेशन, ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं, ठीक। तो ओपन फाउंडेशन हम लेके आते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों अब टाइप ऑफ फाउंडेशन देख लेते हैं। टाइप ऑफ फाउंडेशन जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि फंक्शन के बाद आपको टाइप ऑफ फाउंडेशन पढ़ना था, वहाँ पे आपको सेलो फाउंडेशन, उसके बाद डीप फाउंडेशन, फिर सेलो फाउंडेशन के अलग अलग प्रकार जैसे स्टीफिट फाउंडेशन, ड्राफ्ट, वॉल, कॉलम, ये सब था जो फुटिंग में आपका, वो चीज़ यहाँ लेके आए हम। पहले टाइप ऑफ फाउंडेशन में 3 प्रकार के फाउंडेशन आपको देखने होते हैं, पहला ओपन फाउंडेशन, दूसरा सेलो फाउंडेशन, तीसरा डीप फाउंडेशन। ओपन फाउंडेशन क्या होता है, जब हमारा सेलो फाउंडेशन की मतलब सेलो फाउंडेशन मतलब जैसे कि 1.5 मीटर तक हम आपको बता रहे थे कि 1.5 मीटर तक रहता है तो सेलो फाउंडेशन, 1.5 मीटर से जाता है तो डीप, तो 1.5 मीटर से भी कम में हमको हार्ड सर्फेस प्राप्त हो जाए। एक्सकेवेशन हम क्यों करे थे कि ताकि हमको एक हार्ड सर्फेस मिल जाए, हार्ड सर्फेस पे अपना बिल्डिंग का जो भी है लोड पूरा फाउंडेशन बना सके और बिल्डिंग का पूरा लोड वहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि बिल्डिंग जो हमारा वो सॉफ्ट सर्फेस के कारण नीचे धंस ना सके। हार्ड सर्फेस हम बनाते हैं तो ये हार्ड सर्फेस अगर हमको बहुत जल्दी मिल जाए तब वहाँ पे हम ओपन फाउंडेशन बनाते हैं। वहाँ पे हम लोग फाउंडेशन का जो भी हम पिलर कॉलम ये सब डालते हैं वो सब डालने की जरूरत नहीं होता, सिंपल कंक्रीटिंग करते हैं, उसके ऊपर ही हम दीवार बनाना स्टार्ट कर देते हैं अपना। ये जनरली पहाड़ वाले एरिया में होता है, जहाँ पे मतलब बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ हमको मिल गया, पहाड़ को एक लेवल में काटते हैं, वहाँ पे हल्का हल्का मतलब खोदते हैं, ट्रेंच हल्का छोटा सा बनाते हैं, ज़्यादा नहीं छोटा सा बनाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कंक्रीटिंग करके वहीं से बॉल उठाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो वही है पहला ओपन फाउंडेशन, उसके बाद हम सेलो और डीप फाउंडेशन लेके आएंगे। ओपन फाउंडेशन में देखिए क्या है, पहले टाइप ऑफ फाउंडेशन देयर आर फ्लोइंग निम्नलिखित प्रकार से होते हैं, पहला ओपन फाउंडेशन, दूसरा सेलो फाउंडेशन, तीसरा डीप फाउंडेशन। ओपन फाउंडेशन क्या है, तो दिस इज सिंपली ए लार्ज ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट, लेयर ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट। इसका क्या है, एक सिंपली लेयर है किसका, तो फाउंडेशन कंक्रीट का। देखिए इसमें कंक्रीट का एक फाउंडेशन लेयर होता है प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ कॉलम एंड पिलर वॉल। जैसे कि हम लोग यहाँ पे गड्ढा कर रहे थे ना, ये गड्ढा कर रहे थे हम लोग, ट्रेंच बना रहे थे, ये ट्रेंच नहीं बनाते हम लोग, ऐसी जनरली ओपन फाउंडेशन जैसे कि थोड़ा सा दूर में इतना बनाते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं बनाते, इसमें गड्ढा हल्का सा बनाते हैं, यहाँ पे कंक्रीटिंग कर देते हैं, इसके ऊपर ही हम लोग दीवार उठाना स्टार्ट कर देते हैं नॉर्मल, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो ओपन फाउंडेशन। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड बाय हार्ड स्ट्रैटम। देखिए जब हार्ड स्ट्रैटम मतलब हार्ड सरफेस जो था हमारा, स्ट्रैटम को आप सरफेस भी लिख सकते हैं, हार्ड स्ट्रैटम या सरफेस इज अवेलेबल एट वेरी सैलो डिप, मतलब बहुत ज़्यादा कम ही डिप पे आपको मिल जाए, जहाँ पे हमको पहाड़ रहता है ना वहाँ पे ज़्यादा संभावना था। और द वर्क इज अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि जो भी हम लोग कॉलम वॉल पिलर ये सब डाल रहे थे वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाए, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ना रहे, हम ये सब नहीं डाले तभी भी हमारा बिल्डिंग रह जाए, तब उस कंडीशन हम लोग ओपन फाउंडेशन करते हैं, यानी कि कंक्रीट का एक लेयर बिछा देते हैं, उसके ऊपर ही हम लोग अपना वॉल उठाना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज़ जनरली यूज, लिखिए इट इज़ जनरली यूज्ड इन हिली एरियाज। हिली एरिया में इसको जनरली यूज किया जाता है। बस यही इतना ही ओपन फाउंडेशन के बारे में आपको जानना है। उसके बाद हम लोग सेलो फाउंडेशन लेके आते हैं। ओपन फाउंडेशन का देखिए फिगर आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा।
अब फिगर देखिए, उसका इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम तब तक सेलो फाउंडेशन लेके आते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। जैसे कि हम फाउंडेशन देख रहे थे, फाउंडेशन में हम ओपन फाउंडेशन देख चुके थे, फाउंडेशन के टाइप में ओपन फाउंडेशन देख चुके थे, अब सेलो फाउंडेशन देख रहे हैं। सेलो फाउंडेशन हम आपको बता रहे थे कि जैसे क्या होता है इसमें ओपन फाउंडेशन से ज़्यादा डेप्थ हम लोग करते हैं, 1.5 मीटर तक का लगभग डेप्थ करते हैं, इसमें लिख लीजिएगा। फिर उसका देखिए ओपन फाउंडेशन में क्या बताया था कि थोड़ा सा जहाँ पे हम लोग हार्ड स्ट्रेटम मिल जाता है, थोड़ा सा खरीदने के बाद तो वहाँ पे जनरली हम पियर पाइल का यूज़ नहीं करते हैं, कंक्रीटिंग करके छोड़ देते हैं, उसी को ओपन फाउंडेशन बोलते हैं। सेलो फाउंडेशन देख लेते हैं हम लोग क्या है सेलो फाउंडेशन में। तो व्हेन ए फाउंडेशन इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेलो फाउंडेशन। मतलब जस्ट नीचे ही दिया जाता है फाउंडेशन, उसके नीचे मतलब और कुछ नहीं बनाया जाता है, जस्ट इमीडिएटली देखिए, इमीडिएटली बिलो द लोवेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसके जस्ट नीचे रहेगा, तब उसको सेलो फाउंडेशन कहेंगे। इट कैन ऑल्सो भी डिफाइंड है, इसको और दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। व्हेन द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, देखिए व्हेन द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन और इक्वल टू विड्थ ऑफ द फाउंडेशन इज नोन एज सेलो फाउंडेशन। जैसे कि हम आपको फर्स्ट वीडियो याद कीजिए, आप लेक्चर रेगुलर देखा तो आपने देखा होगा कि हम आपको बताए थे कि अगर जो विड्थ ये जो हमारा मतलब डेप्थ है वो इस विड्थ के बराबर हो जाए, डेप्थ इस विड्थ के बराबर हो जाए या इससे छोटा हो जाए, यहाँ पे वही नहीं कह रहा है फाउंडेशन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन, यानी कि ये कम रहे या ये इससे कम रहे, ये मतलब कि W और D विड्थ और डेप्थ, ठीक, W से कम रहे या बराबर रहे डेप्थ, सॉरी W से बड़ा हो गया, W से कम रहे या बराबर है, लेस देन और इक्वल टू विड्थ, डेप्थ जो है उससे छोटा रहे या बराबर रहे, तब उस ऐसे फाउंडेशन को हम सेलो फाउंडेशन कहते हैं, ठीक। फिर उसका देखिए पर्पस क्या है, तो द पर्पस ऑफ सेलो फाउंडेशन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट्स द स्ट्रक्चर लोड ओवर कंसिडरेबल हॉरिजॉन्टल एरिया, यानी कि जितना देखिए ये हॉरिजॉन्टल एरिया ही है ना, इसी हॉरिजॉन्टल एरिया में हम जितना चाहे हैं उतना दूर तक हम लोग अपना जो लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक। लिमिटेशन क्या है, तो द लोड कैरिंग कैपेसिटी लेस एज कंपेयर्ड विथ डी फाउंडेशन, यानी कि डी फाउंडेशन देखिए 1.5 मीटर से ज़्यादा बड़ा होगा, उसमें ज़्यादा नीचे तक जाएंगे, उसमें ज़्यादा बड़ा हम लोग इसका विड्थ रखेंगे, तो वहाँ से उसकी तुलना में यहाँ तो कम ही लोड ये उठा पाएगा, ठीक है। कैन नॉट बी यूज अंडर मेसी मार्सी लाइन, मतलब कहते हैं हो गया दलदल एरिया। दलदल एरिया आपने देखा होगा कि जहाँ पे हम लोग पैर रखते हैं तो थोड़ा सा जमीन ऐसे नीचे जाता है, फिर पैर हटाते हैं तो फिर समतल हो जाता है, फिर पैर रखते हैं तो फिर नीचे जाता है, तो ये मैसी लाइन दलदल एरिया मेड ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ये देखिए मान के चलिए ये ग्राउंड है हमारा, ये ग्राउंड वाटर है, हम लोग को यहाँ ला के नहीं बनाना है, इसे थोड़ा सा ऊपर ही ले जाके बनाना है। फिर और वाटर लॉक्ड एरिया मतलब कि जहाँ पे पानी जम जाता है ना, उस एरिया को ही वाटर लॉक्ड एरिया बोलते हैं। ये आपको इरिगेशन में पढ़ने को मिलेगा आगे वाले सेम में आने वाले में। यही था हमारा सेलो फाउंडेशन का प्रकार देख लेते, जिसमें स्टिपेड, फिर रेफ्ट वॉल फाउंडेशन, ये सब जो फुटिंग था ये सब है उसमें। यही हमारा सेलो फाउंडेशन में क्या, तो सेलो फाउंडेशन इमीडिएटली नीचे मिलता है, ठीक। और इसको इस दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, जो फाउंडेशन का विड्थ होता है वो लेस देन या इक्वल रहता है इसके उसके डेप्थ के बराबर, डेप्थ जो होता है सॉरी फाउंडेशन का जो डेप्थ होता है वो ब्रेथ के बराबर होता है या विड्थ से कम रहता है, तब उसको हम सेलो फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जो भी लोड है उसको हॉरिजॉन्टल और बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल एरिया पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी इसका कम होता है, किससे, तो डीप फाउंडेशन से कम होता है, ये इसका लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन ये होगा कि इसको हम मासी लाइन यानी दलदली एरिया में ग्राउंड वाटर के ऊपर और लॉक्ड एरिया वाटर लॉक्ड एरिया में इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। इसको इस और एक और चीज़ लिख लीजिएगा, इस यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक, इसके जस्ट ऊपर लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये खत्म होगा ना उसके बाद लिख लीजिएगा, इट इज़ जनरली इन द हाइट ऑफ 1.5 मीटर अप टू 1.5 मीटर तक होता है इसका इट इज जनरली इन द हाइट ऑफ 1.5 मीटर अप टू, यानी कि इसका जो जनरली हाइट होता है ना वो 1.5 मीटर तक ही रखा जाता है, ठीक। ये लाइन लिख लीजिएगा, आप उतारिए, तब तक हम लेके आते हैं। तो सेलो फाउंडेशन देखिए फिगर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, हम इसके टाइप लेके आते हैं, आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए फिगर देख के।
चलिए दोस्तों स्टेप फाउंडेशन देख लेते हैं। स्टेप फाउंडेशन जो आपका सेल्फ फाउंडेशन के बाद आपका सिलेबस में है, जो आपको सिलेबस पहले दिखाया था उस सिलेबस में आप जाके देखिए दोबारा कि आपका सेल्फ फाउंडेशन के बाद स्टेप फाउंडेशन। स्टेप फाउंडेशन यानी कि जो भी हमारा जो आप फाउंडेशन में जो भी हम फुटिंग कर रहे थे, फुटिंग का 1 2 3 4 स्टेप आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि स्टेप में होता है, तो उसे स्टेप फाउंडेशन कहते हैं। वो जनरली हम लोग मतलब घर में यूज़ करते हैं, और ये वॉल फाउंडेशन भी हम लोग जनरली घर में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके नीचे बस कंक्रीटिंग कर देते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक पिलर और पाइल को उठा देते हैं, तो उसको भी जनरली वही बोला जाता है। ठीक, सिंपल फाउंडेशन उसको बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग स्टेप फाउंडेशन कर देते हैं। स्टेप फाउंडेशन देख लेते हैं, फिर स्टेप फाउंडेशन के 3 प्रकार है, उन तीनों प्रकारों को देख लेते हैं। फिर उसमें कॉलम फुटिंग जो है ना, इस कॉलम फुटिंग में भी आता है जो आइसोलेटेड कंबाइंड कॉलम, और राफ्ट फुटिंग बच गया आपका, जो हम आपको बता रहे थे देखिएगा सिलेबस, उसमें बचा हुआ 3 टॉपिक, तो वही 3 टॉपिक इसके अंदर आता है। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर उन तीनों को भी देख लेंगे। इस प्रकार हमारा फाउंडेशन खत्म हो जाएगा। लंबा होगा वीडियो, लेकिन फाउंडेशन आज ही खत्म हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देख लेते हैं स्टेप फाउंडेशन। इन दिस केस द बेस ऑफ फाउंडेशन, मतलब जो फाउंडेशन का बेस रहता है, यानी कि ये जो हम बता रहे थे फुटिंग, इज मेड वाइडर डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन वाइडर एरिया, यानी कि इसको चौड़ा बनाते हैं हम लोग, ठीक, ताकि जो भी लोड हो रहे हैं ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा एरिया में डिफाइंड हो सके। इतना दूर हम लोग इसको बनाते हैं, फिर ऐसे चढ़ाते हुए चले जाते हैं स्टेप फाउंडेशन में, फिर आखिरी में जाके यहाँ पे दीवार बना देते हैं हम लोग, और इतना दूर जमीन के अंदर रहता है। तो देखिए कितना बड़ा एरिया में हमारा लोड मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको ज़्यादा चौड़ा बनाते हैं ताकि लोड हमारा जो है ज़्यादा चौड़ा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, हॉरिजॉन्टली ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो सके सॉइल के ऊपर। दे कैन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। वॉल फुटिंग, ये जो होता है ना पार्ट, इसको हम फुटिंग बोलते हैं, ठीक। तो वॉल फुटिंग, रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग, कॉलम फुटिंग, ठीक। अब देखते हैं वॉल फुटिंग। दिस फुटिंग कैन बी आइदर सिंपल और स्टेप। देखिए सिंपल और स्टेप दोनों प्रकार के, हम आखिरी में आपको फिगर बता देंगे सिंपल और स्टेप कैसा दिखता है, ठीक। इट कैन बी अचीव्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग सेवरल कोर्सेज ऑफ ब्रिक वाइडन द बेसिस, यानी कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ब्रिक वर्क करते जाते फिर यहाँ पे भी करते हैं, फिर यहाँ पे भी करते हैं, यानी कि लोड बेरिंग वॉल हमने आपको जो बताया था ना, उसी का एक पार्ट है, ठीक। द लोवेस्ट कोर्स इज यूजुअली ट्वाइस द ब्रेड्थ ऑफ वॉल, यानी ब्रेड्थ का वॉल अगर जो 10 इंच रख रहे हैं तो ये हमको 20 इंच रखना पड़ेगा नीचे वाला सबसे, ठीक। अगर जो ब्रेड्थ का वॉल हम लोग 20 इंच रख रहे हैं तो ये हमको 40 इंच रखना पड़ेगा। वही क्या है, ट्वाइस द ब्रेड्थ ऑफ वॉल। दे हैव ओनली वन प्रोजेक्शन बियॉन्ड द विड्थ ऑफ वॉल, यानी कि विड्थ ऑफ वॉल देखिए, जो विड्थ ऑफ वॉल है उसके नीचे हम लोग एक ही प्रोजेक्शन डालते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार रखते हैं हम लोग, यानी कि 10 का है तो ये 20 का इतना दूरी रखेंगे हम लोग, एक ही प्रोजेक्शन इसके नीचे डाला जाता है, ठीक। द डेप्थ ऑफ कंक्रीट बेड इज एट लीस्ट ट्वाइस ऑफ द प्रोजेक्शन, यानी कि जो हम ये प्रोजेक्शन दे रहे हैं ना, इसका जितना भी हम लोग विड्थ देंगे ना, उसका दुगना हम लोग इसका डेप्थ देंगे, ठीक। वही लास्ट लाइन कहने का मतलब हुआ। इसके नीचे हल्का सा कंक्रीटिंग भी कर देते हैं हम लोग, ताकि नुकसान कम से कम हो, ज़्यादा एरिया में हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। यही स्टेप फाउंडेशन था। स्टेप फाउंडेशन क्या है, तो इसमें हम लोगों का जो फाउंडेशन होता है उसको हम लोग वाइडर बनाते हैं ताकि लोड हमारा ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ना फाउंडेशन को, उसको हम लोग फुटिंग बोलते हैं। तो फुटिंग 3 पार्ट में बटा हुआ है, ऐसे वॉल फुटिंग, रेनफोर्स फुटिंग और कॉलम फुटिंग। वॉल फुटिंग में देखिए क्या क्या है, तो दिस फुटिंग कैन बी आइदर सिंपल और स्टेप, या सिंपल और स्टेप पे हो सकता है। देखिए फिगर आपका चल रहा होगा स्क्रीन पे, सिंपल और स्टेप फिगर कैसे रह सकता है, वो आप लोग देख लिए होंगे। फिर क्या है, तो इट कैन अचीव बाय कंस्ट्रक्टिंग सेवरल कोर्सेज ऑफ ब्रेक वाइडन इन बेसिस, मतलब ज़्यादा बड़ा बना देते हैं ताकि चौड़ा हो सके, ठीक। द लोअर कोर्स इज यूजुअली ट्वाइस द विड्थ ऑफ वॉल, जितना हम लोग विड्थ का वॉल का विड्थ लेंगे उससे ज़्यादा, उससे दोगुना रखना है इसका, ठीक। दे हैव ओनली प्रोजेक्शन बियॉन्ड द विड्थ ऑफ वॉल के नीचे एक ही प्रोजेक्शन रखना होता है, ठीक। द डेप्थ ऑफ कंक्रीट बेड एट लीस्ट ट्वाइस ऑफ द प्रोजेक्शन, यानी कि जितना भी हम लोग प्रोजेक्शन देंगे उसका जो विड्थ रहेगा ना, उसका दुगना हम लोगों का डेप्थ देना पड़ेगा हमको, ठीक। तो वही क्या है, यही है हमारे स्टेप फाउंडेशन। स्टेप फाउंडेशन में हम लोग वॉल फुटिंग देख चुके हैं, हम रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग देखते हैं, उसके बाद कॉलम फुटिंग देखते हैं। कॉलम फुटिंग के बाद हम लोग के पास 3 टॉपिक और रह जाएगा, उसके बाद ये यहीं पे खत्म हो जाएगा फाउंडेशन। आपको इससे ज़्यादा फाउंडेशन में नहीं पढ़ना है, ठीक, इस बार, वरना हम सबके समय का सिलेबस था, उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम 3 कॉपी भरे हैं। सोचिए आपका 1 कॉपी भी नहीं भरा होगा मुश्किल से। तो ये कह रहे हैं कि हम सब में चला से कितना पता है, कम से कम कितना 160-70 लेक्चर था हम सब में, लेकिन आप सबका इतना हल्का कर दिया कि आप सबका अच्छा से पढ़ाया जाए ना, एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो मैक्सिमम आप सबका
50 से 60 लेक्चर जीते जीते ये खत्म हो जाएगा। और इस बार कोशिश भी हम वही करें कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ाया जाए। ज़्यादा पढ़ाने से आपका फायदा भी नहीं है, वो पूछेगा भी नहीं, आपको दिमाग में झूठ हैंग होगा एकदम। ई पढ़िए कि वो पढ़िए, ई पढ़िए कि वो पढ़िए, ऐसे करते करते आपको दिमाग कचरा हो जाएगा, एकदम कचरा हो जाएगा। इसलिए कचरा ना हो, इसलिए जितना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए, चुपचाप शांति से पढ़िए, ज़्यादा अच्छा भी होगा आपका। फिगर आप पीछे जाके मतलब पॉज करके वीडियो उसको भी उतार लीजिएगा, पहले इसको लिखिएगा फिर फिगर को उतार लीजिएगा, ठीक। इसके नीचे उतार लीजिएगा, वॉल फुटिंग के नीचे हम लेके आते हैं रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। जैसे कि हम इसमें पहले ये देखें जिसमें हम लोग वॉल फिटिंग के बारे में जा रहे हैं। अब रेनफोर्स कंक्रीट फिटिंग के बारे में जानते हैं। रेनफोर्स कंक्रीट फिटिंग कुछ नहीं होता है, जब वॉल फिटिंग के नीचे जब हम एक प्रोजेक्शन डाल रहे थे ना, उस प्रोजेक्शन में ही हम ब्रिक की जगह कंक्रीट का यूज़ करें, कंक्रीट की यूज़ करते हुए उसमें रेनफोर्स यूज करें, तो उसी को रेनफोर्स कंक्रीट कंक्रीट फिटिंग कहते हैं। उसके बाद कॉलम फिटिंग है, कॉलम फिटिंग को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। कौन कौन से? तो पहले आइसोलेटेड, दूसरा कंबाइंड, तीसरा राफ्ट और मैट फाउंडेशन, ठीक। हम लोग देख लेते हैं पहले क्या, तो बी नंबर कंक्रीट रेनफोर्स कंक्रीट फिटिंग। देखिए क्या कह रहा है, when the bearing capacity of soil on which wall footing is to be rest, यानी कि यहाँ पे कोई सॉइल है ना, ठीक, उस पर हम लोग वॉल, एक देखिए सिंपल सॉइल है, सॉइल के ऊपर हम लोग वॉल फुटिंग है उसको रेस्ट करवाते हैं, वो इज वेरी लो, यानी कि यहाँ पे जो इसका बेरिंग कैपेसिटी यानी कि जो लोड सहने की क्षमता वो बहुत लो है। लो रहेगा तो क्या होगा, ये नीचे जाने की कोशिश करेगा ऐसे, ठीक, इस प्रकार नीचे जाने की कोशिश करेगा। फिर क्या कह रहा है, सॉइल कैपेसिटी सॉइल इज वेरी लो एंड व्हेन द वॉल आर सब्जेक्टेड टू हैवी लोड, उसके ऊपर जो वॉल बना हुआ है ना वो हैवी लोड से सब्जेक्टेड, यानी लोड बेरिंग वॉल है तो बहुत ज़्यादा हैवी लोड से सब्जेक्टेड होगा। उसके बाद विंड प्रेशर एक्स्ट्रा लग रहा है, इस पर स्नो प्रेशर लगेगा, यहाँ पे आदमी रह रहा है वो ज़्यादा ही इधर मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ आना जाना रहता है, तब हैवी लोडिंग अंडर सच सर्कमस्टांसेस, इन सभी कंडीशनों में, सर्कमस्टांसेस मतलब कंडीशन होता है यानी कि स्थिति में, द रेनफोर्स छड़ या बार जिसको हम लोग बोलते हैं छड़, अब आमतौर की भाषा में रेनफोर्स कंक्रीट इज यूज, यहाँ पे हम लोग रेनफोर्स कंक्रीट का यूज करते हैं, ठीक। एंड दिस टर्म इज रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग, और इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग कहते हैं, ठीक। देखिए रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग का फिगर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। इसमें देखिए आपके नीचे में आपको दिखाया जा रहा होगा कि बार लगा हुआ है छोटा छोटा, तो वो गोल गोल दिख रहा है ना, वो छड़ है बार का, वैसे इंडिकेशन करते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद क्या हमारे पास कॉलम फुटिंग है। कॉलम फुटिंग क्या कह रहा है, तो द फुटिंग इज कंस्ट्रक्टेड बियॉन्ड द कॉलम इज टर्म्ड एज कॉलम फुटिंग। देखिए वॉल के नीचे था तो वॉल फिटिंग, उसका कॉलम के नीचे तो कॉलम फिटिंग, बस इतना ही। कॉलम फिटिंग इट कैन ग्रुप इनटू फ्लोइंग पार्ट, इसको अलग मतलब बांटा जाता है किसमें किसमें, तो आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड कॉलम फुटिंग, राफ्ट और रेनफोर्स कॉलम, राफ्ट और रेनफोर्स मैट फुटिंग, राफ्ट और मैट फुटिंग। देखिए आइसोलेटेड में जो हम लोग सिंपल अपने घर में बनाते हैं ना, एक ऐसे चतुर बनाएंगे उसके ऊपर एक ऐसे पिलर खड़ा कर देते हैं, ठीक। फिर कंबाइंड में क्या होता है, तो इसको इस तरीके से जोड़ के 2 को बना देते हैं। और मैट में क्या होता है, तो इसके नीचे भी जो बॉक्स बना रहे हैं ना, इसके पूरा यहाँ तक सब जगह हम सरिया बिछा के उसको यहाँ से फिल कर देते हैं और स्लैब, एक पतला स्लैब बनाते हैं, उसके बाद फुटिंग करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो उसको राफ्ट या मैट फाउंडेशन कहते हैं। देखिए तीनों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिया। एक बार फिर से देखिए तो रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग क्या था, तो व्हेन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब उस सॉइल का कैपेसिटी जिस पे फाउंडेशन रखा हुआ है, वॉल फुटिंग रखा हुआ है, उसका बेरिंग कैपेसिटी बहुत कमजोर है, यानी कि थोड़ा सा लोड दे रहे हैं वो नीचे चल जा रहा है, तब उस अवस्था में हमको इसका प्रोजेक्ट करना, और वॉल जो है उसके ऊपर जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा हैवी लोड से सब्जेक्टेड होने वाला है, तब हम उस अवस्था में छड़ का प्रयोग करते हैं कंक्रीट के साथ, तब उसको हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं या उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग के नाम से जानते हैं। फिर उसका कॉलम फुटिंग जो सी पार्ट था हमारा, कॉलम फुटिंग का कॉलम फुटिंग बोल रहे हैं, स्टेप का जो थर्ड पार्ट था ना वही इसका, द फुटिंग इज कंस्ट्रक्टेड बियॉन्ड द कॉलम इज नोन एज कॉलम फुटिंग। वॉल के नीचे तो वॉल फुटिंग, कॉलम के नीचे तो कॉलम फुटिंग। इसको 3 पार्ट में बांटा गया, पहला आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग, दूसरा कंबाइंड कॉलम फुटिंग, तीसरा राफ्ट मैट फाउंडेशन, ये इसी के अंदर आता है, इसमें थोड़ा सा अलग करके बनाते हैं, इसको फाउंडेशन इसलिए नाम दिया गया है जनरली, ठीक। तब तक आप इसको उतारिए, तो हम उसको लेके आते हैं। फिगर भी आप उसके नीचे उतार लीजिएगा, पीछे जाके पॉज करके उसको रोक के उतार लीजिएगा फिगर। इतना लिखने के बाद, इतना दूर लिखने के बाद देखिए यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, उसका जो फिगर को बनाइएगा, फिर उसके नीचे ये लिखिएगा, उसके बाद पहला ये आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग हेडिंग डाल के रखिएगा, हम उसको लेके आते हैं। चलिए दोस्तों कॉलम फुटिंग का पहला टाइप हम लोग आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग लेके आए हैं। कॉलम फुटिंग, इसमें देखिए आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग का पहले हम फिगर दिखाना चाहेंगे आपको। फिगर देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिगर देखिए आप सब, आपके स्क्रीन पे अभी चल रहा है। इसमें देखिए एक नीचे रेक्टेंगुलर साथ बनाया गया, उसके ऊपर हम पिलर का जो है वो छोड़ दिए हैं छड़। रेक्टेंगुलर पहले नीचे बनाया गया है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर को किसी भी शेप में बनाया जा सकता है, देख लिए होंगे आप सब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग,
कि दिस इज प्रोवाइडेड अंडर ए कॉलम, ये क्या होता है, कॉलम के नीचे प्रोवाइड रहता है, और सिमिलर इसी प्रकार का कोई मेंबर रहा तब फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड मतलब होता है एक बिंदु पे, आप सब मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि ऐसा कोई सिंपल बीम बनाते थे फिर एक जगह पे हम लोग लगा देते, तो इस लोड को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड। क्या बोलते हैं इसको, कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं, इसको कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं, ठीक। कंसंट्रेटेड लोड इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन द सॉइल बिलो द फुटिंग और फाउंडेशन। देखिए कुछ इस प्रकार आएगा, फिर देखिए हम नीचे रेक्टेंगुलर बना रहे हैं तो इसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं इसका, यूनिफॉर्मली मतलब सब जगह समान रूप से, जब सब जगह समान रूप से होता है तो उसको यूनिफॉर्मली बोलते हैं, ठीक, यूनिफॉर्मली लोड बोलते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया आएगा, फिर मतलब सब जगह समान रूप से फैल रहा है ऑन द सॉइल, यानी कि नीचे जो मिट्टी रहेगा उसके ऊपर, ठीक, जो फाउंडेशन और फुटिंग के नीचे जो मिट्टी रहा उसके ऊपर एक समान रूप से ये फैलेगा। पहले आता है कंसंट्रेटेड लोड के रूप में, फिर उसके बाद जाता है किसमें, तो डिस्ट्रीब्यूशन लोड के रूप में, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के रूप में। द शेप में भी स्क्वायर, ये किस शेप में रह सकता है, स्क्वायर शेप में, ठीक, मे भी रेक्टेंगल शेप में, मे भी सर्कुलर शेप में, इन प्लान मतलब ऊपर से देखने पे कुछ आपका इस प्रकार दिखेगा। दिस आर यूज टू सपोर्ट इंडिविजुअल कॉलम, यानी कि एगो यहाँ पे जैसे कि हम लोग घर में इंडिविजुअल, हम लोगों के घर में देखिएगा आपका सभी जगह मतलब कोना पे एक कॉलम दिया गया होगा, तो उन कॉलम के नीचे एक जगह बनाया होगा, फिर दूसरी जगह बनाया गया होगा, फिर तीसरी जगह ऐसा बनाया होगा, फिर चौथी जगह ऐसा बनाया गया होगा। इंडिविजुअल ये नहीं कि इन दोनों को जोड़ दिया गया, जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट है, ऐसा जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा होगा आपको, ऐसा जुड़ जाता है उसको कंबाइंड कॉलम बोलते हैं। तो ये जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये सिंपल अलग अलग ही आपको अलग अलग नीचे दिया गया होगा। ये जनरली आम घर में प्रयोग किया जाता है, ठीक। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर कॉलम इन प्लान, इंडिविजुअल कॉलम के लिए इसको उपयोग किया जाता है। दे कैन बी स्टेप्ड टाइप और सिंपल, यानी कि ऐसे सिंपल भी रह सकते हैं या स्टेप टाइप में भी रह सकता है, इस प्रकार। ये हो गया स्टेप टाइप में, ठीक, या तो सिंपल इस प्रकार या स्टेप टाइप में भी रह सकता है ये। इन केस ऑफ हैवी लोड, यानी कि बहुत ज्यादा लोड लग रहा है इस कॉलम पे, ठीक। स्टील रेनफोर्समेंट, देखिए स्टील रेनफोर्समेंट जो आपको फिगर में दिखा रहे थे छड़, वही इस प्रोवाइडेड इन बोथ डायरेक्शन यानी कि इस ऐसे भी हम लोग डालते हैं छड़ को, देखिए छड़ को ऐसे भी डालते हैं हम लोग और ऐसे भी डालते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल में हम लोग एक बार अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड दोनों तरफ हम लोग डालते हैं, मतलब ऐसे भी, राइट टू लेफ्ट भी और टॉप टू बॉटम भी, इस प्रकार और इस प्रकार हम लोग दोनों तरफ डालते हैं, ठीक। कंक्रीट फुटिंग करेंगे तो इस प्रकार हम लोग जाल बनाते हैं, फिर डालते हैं, फिर यहीं पे बीच में एक जगह से यहाँ छड़ ऊपर उठा देते हैं, एक जगह से यहाँ, एक जगह से यहाँ ऊपर उठा देते हैं, इस प्रकार, तो यही ऊपर जाके कॉलम बन जाता है हमारा। सिंपल है और कुछ नहीं है, बस इसका फिगर आप लोग देख चुके हैं, इसको उतार लीजिएगा। एक बार दोबारा समझिए कि देखिए आइसोलेटेड कॉलम फिटिंग क्या होता है कि जब हम अपने घर में कॉलम दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, कॉलम फाउंडेशन में कॉलम दे रहे हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट गड्ढा खोदें, फिर दूसरे जगह जहाँ हमको कॉलम देना वहाँ पे अलग से एक गड्ढा खोदें, उसमें भी बनाए, पहले और दूसरे दोनों में अलग अलग बनाए, तब इसको आइसोलेटेड बोलेंगे। अगर जो उन दोनों को हम लोग मेल मतलब मिला देते, बीच में मिला देते, वहाँ से लेके यहाँ तक का नीचे एक बार में ही हम लोग इसका कर देते फुटिंग, तो उसको बोलेंगे कंबाइंड कॉलम फुटिंग। अगर जो उनका हम लोग एक बार नहीं, घर में जितना भी कॉलम बन रहा है हम उन सबको एक बार मिला रहे हैं, उसके नीचे एक स्लैब जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तब उसको हम बोलेंगे राफ्ट फाउंडेशन, जो हम आपको तीसरा बताने वाले हैं। तो वही कह रहा है आइसोलेटेड फुटिंग उसी प्रकार से जो हमको हमने आपको पहले बताया कि पहले एक ऐसे बनाएंगे, फिर अलग से एक ऐसा बनाएंगे जहाँ पे हमको पिलर देना, फिर ऊपर इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, इन दोनों को सेपरेट क्या बोलेंगे, तो ऐसे आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग बोलेंगे। इट इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉलम और सिमिलर मेंबर, कॉलम और उसके सिमिलर मेंबर जैसे में इसको नीचे डाला जाता है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटेड टू कंसंट्रेटेड लोड, देखिए ये एक ही जगह पे लोड लगा रहे हैं कि नहीं, कंसंट्रेटेड लोड की तरह काम कर रहा है कि नहीं, एक ही जगह पे लगा रहा है। टू लोड इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, देखिए इतना इसका एरिया बढ़ गया कि नहीं, एरिया बढ़ेगा तो लोड कमेगा, यूनिफॉर्मली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टू द सॉइल ऑफ फाउंडेशन, मतलब इसके नीचे जो सॉइल है उसके ऊपर डालते हैं, ठीक। द शेप में भी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन प्लान, ठीक। these are used to be support individual कॉलम, मतलब अलग अलग कॉलम को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। दे कैन बी स्टेप्ड और सिंपल, स्टेप के रूप में भी रह सकता है, सिंपल भी रह सकता है। दे हैव इन केस ऑफ हैवी लोडेड कॉलम स्टील रेनफोर्समेंट, अगर जो हैवी लोडेड रहेगा तो स्टील रेनफोर्समेंट में डालते हैं, और किस तरह से, तो ऐसे 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 ऐसे, मतलब दोनों डायरेक्शन में हम लोग डालते हैं। आप इसको उतारिए, पीछे जाके वो बनाने में बनता आपको तो बना लीजिएगा, ठीक। हम तब तक लेकर आते हैं आपका नेक्स्ट, आप इसको उतारिए।
चलिए दोस्तों अब कंबाइंड कॉलम फुटिंग देखते हैं। कंबाइंड कॉलम फुटिंग में कुछ नहीं है, जब हम आइसोलेटेड फुटिंग कर रहे थे तो एक सिंगल के लिए डाल रहे थे, वहीं एक से ज़्यादा पिलर्स हैं, अब जो फाउंडेशन में पिलर्स डालेंगे उनके लिए हम एक ही साथ बना देते हैं, जो नीचे हम फुटिंग बना रहे थे उसको, तो उसी को कंबाइंड कॉलम फुटिंग कहते हैं। ये भी कॉलम के जनरली नीचे ही आता है, तो वही है और कुछ नहीं। अगर जो हमारा आइसोलेटेड एगो यहाँ पे है, एगो जस्ट यहीं पे बगल में हमको किसी कारण बस बनाना पड़ रहा है, तब वहाँ पे हम ऐसे बड़ा सा बना देंगे, इसको कंबाइंड कॉलम फुटिंग में ही गिनेंगे, या दो से ज़्यादा हम लोग इसमें डाल सकते हैं पिलर्स को। तो नॉर्मली यही होता है कंबाइंड कॉलम फिटिंग, यानी कि जब दो आइसोलेटेड कॉलम फिटिंग के कॉलम जब दो आइसोलेटेड कॉलम मतलब सिंगल के बदले हम एक साथ उनको कर देते हैं, तब उसको कंबाइंड कॉलम फिटिंग कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे एक फुटिंग डाले, ठीक, इस फुटिंग के ऊपर ही यहाँ पे एक जगह इस कॉलम को पिलर को डाले, एक जगह इस पिलर को डाले, दोनों पिलर के लिए देखिए एक ही फुटिंग है कि नहीं है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड कॉलम फुटिंग। और इसके लिए हम अगर जो एक ही यूज़ करते हैं, एक ही फुटिंग के ऊपर हम बस एक ही पिलर का उपयोग करते हैं, तो इसको आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग बोलते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। कंबाइंड कॉलम फुटिंग इज प्रोवाइडेड एज ए कॉमन फुटिंग फॉर 2 और मोर कॉलम। देखिए 2 और मोर कॉलम के लिए कॉमन फुटिंग रहता है, उसी को कंबाइंड कॉलम फुटिंग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉलम हेल्प और यहाँ पे फुटिंग कर लिया, दिस टाइप ऑफ फुटिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यानी कि जो भी हम लोग इतना गहरा कर रहे थे उसको इतना पे ही हम लोग ले जाके बना सकते हैं। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अनइक्वल सेटलमेंट कैन बी अवॉइडेड, यानी कि यहाँ पे देखिए हम लोग एक यहाँ पे बनाएंगे, इतना दूर पे ले जाके एक यहाँ पे बनाएंगे, उसके बढ़िया हम लोग यहाँ पे लंबा चौड़ा बना देते हैं, फिर यहाँ पे इसको कर लेते हैं, इसका यहाँ पे कर लेते हैं, जिसके कारण ये नीचे नहीं जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे हार्ड स्ट्रेट है, इधर भी हार्ड स्ट्रेट है, इधर लूज है, तो ये दोनों जगह जो नीचे नहीं जाएगा तो ये भी नीचे नहीं जाएगा, तो ये बोल रहा है सेटलमेंट होने से भी ये बचाता है। इन दिस टाइप ऑफ फुटिंग, इस प्रकार के फुटिंग में एक कॉमन आरसीसी या पीसीसी, आरसीसी कहने का मतलब हो गया प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी कि उसमें जो छड़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे ना वो नहीं प्रोवाइड होगा, और आरसीसी का मतलब हो गया कि छड़ उसमें प्रोवाइड करेंगे हम लोग। बेड इज प्रोवाइडेड, आरसीसी या पीसीसी का एक कॉमन बेड प्रोवाइडेड करते हैं, ऑन विच 2 और मोर कॉलम रेस्ट, इसके ऊपर 2 या 2 से अधिक कॉलम रेस्ट करेंगे, ठीक। कंबाइंड फुटिंग इज ऑल्सो प्रोवाइडेड व्हेन कॉलम आर वेरी नियर टू ईच अदर, अगर ये बहुत ज़्यादा आपस में पास है तब हम इसको प्रोवाइड करेंगे। एंड आइसोलेटेड कॉलम विल बी ओवरलैप टू ईच अदर, यानी कि ओवरलैप कर रहा है, यानी कि एक यहाँ पे एक जस्ट यहीं पे बगल में ही एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि यहीं पे एक बनाया, यहीं पे इतना दूर में बना दिया, फिर इतना दूर में, वैसे नहीं, इसको एक ही बार बना देते इतना दूर, क्या दिक्कत है हम सबको, अलग अलग फुटिंग नहीं बनाते हम लोग। फिर उसका कहते हैं कंबाइंड कॉलम फुटिंग में भी रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, और ट्रेपेजोइडल, यानी कि ऐसा भी रह सकता है ये, और ऐसा रेक्टेंगुलर भी रह सकता है ये, ठीक। इन शेप शियर फोर्स कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट इन कंबाइंड कॉलम फुटिंग, यानी कि इसका शियर फोर्स निकालना हम लोगों का निकालना बहुत जरूरी है। शियर फोर्स कैसे निकलता है, जैसे कि आप मैकेनिक्स में आपने देखा होगा कि पहले बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट में हम लोग फिर उसके एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का शियर फोर्स निकालते हैं कि कितना लोड यहाँ पे आया, कितना मोमेंट आया, उसके अकॉर्डिंग इस पे कितना आएगा, इस पे दूसरे पे कितना आएगा, तीसरे पे कितना आएगा, उस हिसाब से हम लोग उसका शियर फोर्स निकालते हैं। तो वही इसमें है कि शियर फोर्स इसका कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो फुटिंग के बदले हम लोगों का एक ही फुटिंग डला रहा है, तो यहाँ पे शियर फोर्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही था कंबाइंड कॉलम फुटिंग। कंबाइंड कॉलम फुटिंग क्या था, तो जब हम लोग 2 या 2 से अधिक कॉलम के लिए एक कंबाइंड फुटिंग का उपयोग करते हैं, यानी देखिए आप लोग फिगर देख लीजिए पहले, यहाँ पे देखिए 2 पिलर्स के लिए एक ही फुटिंग नीचे दिया गया है कि नहीं, तो उसी को कंबाइंड कॉलम फुटिंग बोल रहे हैं हम लोग। तो ये 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, फिगर हट रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब 2 या 2 से अधिक कॉलम के लिए एक ही फुटिंग का उपयोग करते हैं तब उसको कंबाइंड कॉलम फुटिंग बोलते हैं, ठीक। फिर इन दिस टाइप ऑफ, ये रिड्यूस करता है किसका, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को ये रिड्यूस करता है, फिर सेटलमेंट होने से भी बचाता है। दिस टाइप ऑफ फुटिंग कॉमन आरसीसी, ये जो बेड हम लोग यहाँ पे बिछा रहे हैं इसको, ये आरसीसी का भी हो सकता है और पीसीसी का भी हो सकता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट दोनों में से किसी का भी हो सकता है। इस प्रोवाइडेड 2 और मोर कॉलम रेस्ट, इसके ऊपर रेस्ट करें, तो कंबाइंड फुटिंग इज ऑल्सो प्रोवाइडेड व्हेन कॉलम आर वेरी नियर टू ईच अदर, मतलब ये और एक यहीं पे पास में ही रहता है, तो इसके लिए भी हम लोग दे सकते हैं। और जो देखिए इतना पास हम आइसोलेटेड बनाते हैं, यानी कि एक यहाँ से डालते हैं, फिर उसके ऊपर ही हम लोगों को दूसरा डालना पड़ेगा, उससे बढ़िया हम लोग एक ही फुटिंग में काम चला लेते हैं। तो एक कंबाइंड कॉलम फुटिंग उसमें भी यूज करते हैं जब आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग विल बी ओवरलैप। कंबाइंड कॉलम फुटिंग में भी रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है, ये ऐसे ट्रेपेजोइडल में भी हो सकता है, सॉरी ये भी रेक्टेंगुलर ही बन गया था, ऐसे ट्रेपेजोइडल में भी हो सकता है, यहाँ पे एक बनाएंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे। ट्रेपेजोइडल इनसे शियर फोर्स, इसके लिए शियर फोर्स कैलकुलेशन करना मस्ट एकदम नेसेसरी है, ठीक। इसको मिटा देते हैं, आप तब तक उतारिए और फिगर आपने देख ही लिया होगा, तो नहीं तो देखिए फिगर द्वारा चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप वो फिगर देखिए
उसके बाद इसको उतार दीजिएगा और हो सके आप ऐसे रफ ड्राइंग करना चाहते हो रफ ड्राइंग करके बना लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं, क्या चीज़ होता है कंबाइंड कॉलम फुटिंग। ठीक, आप तक इसको उतारिए, हम नेक्स्ट लेके आते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना थर्ड देखते हैं, राफ्ट फुटिंग। राफ्ट फुटिंग या राफ्ट फाउंडेशन इसी को कहते हैं। ठीक, थर्ड हमको देखना है। इससे पहले हम लोग दो देख चुके हैं, पहले आइसोलेटेड, दूसरा कंबाइंड। आइसोलेटेड में सिंगल रहते थे, कंबाइंड में 2 या 3 पिलर एक ही में रहता था। अब राफ्ट में जितने भी पिलर घर के रहेंगे सब एक ही पर रहेगा, तो एक मतलब कि स्लैब में हल्का सा नीचे बना देते हैं, तो उसी को राफ्ट फुटिंग कहते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या। तो इट इज ऑल्सो नोन एज मैट फुटिंग। मैट फुटिंग यानी कि देखिए हम लोग ऐसे लोहे का एक मैट बना देते हैं इसके नीचे, फिर उसके ऊपर ढलाई करके तब हम इसको यहाँ से पिलर से एक पिलर यहाँ पे, फिर एक घर का एक पिलर यहाँ पे, घर का एक पिलर यहाँ पे, ऐसे करके हम लोग डालते हैं। तो वही एक मैट जैसा स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना, तो इसलिए हम इसको मैट फुटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, राफ्ट इज एक्टिंग एज ए फ्लोर कंसिस्टिंग, फ्लोर की तरह ये काम करता है नीचे। ठीक, कंसिस्टिंग ए थिक रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब यहाँ पे बनाया जाता है कंक्रीट का, थिक मतलब हल्का सा, कवरिंग द एंटायर एरिया ऑफ बॉटम, ताकि जितना भी घर का नीचे सबसे निचला भाग है गड्ढा करने के बाद वो सब कवर हो जाए, बॉटम ऑफ द सरफेस। व्हेन वेरिंग कैपेसिटी ऑफ सपोर्टिंग सॉइल, मतलब जो इसके नीचे सॉइल है उसका कैपेसिटी लो रहे तब, एंड हैवी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चरल लोड, इसके ऊपर जो भी लोड कंस्ट्रक्शन होगा बहुत ज़्यादा रहे तब, आर टू बी सपोर्टेड इन मेसी लैंड यानी कि दलदल एरिया में, और मेड सॉफ्ट क्ले यानी कि यहाँ पे जो भी क्ले है वो उसमें इतना वर्ड है कि उसके ऊपर प्रेशर डालते हुए नीचे चले, तो उसको सॉफ्ट क्ले कहते हैं। देन राफ्ट फुटिंग इज यूजफुल, तो वहाँ पे राफ्ट फुटिंग बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इट प्रूव्स टू बी इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल प्रूव होता है। ठीक, अंडर वाटर लॉक्ड एरिया, मतलब वाटर लॉक्ड एरिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रूव होता है। देन द हार्ड सॉइल अगर जो मिल जाता है इज नॉट अवेलेबल, मतलब नहीं मिलता है, 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक हम लोग नीचे जाते हैं तब नहीं मिलता है, तब ये राफ्ट फाउंडेशन इज एडोप्टेड, तब हमारे पास राफ्ट फाउंडेशन का एडोप्ट करने के अलावा कुछ चारा नहीं बचता। देखिए राफ्ट फाउंडेशन का फिगर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, एवं में ढलैया के कॉलम होकर पूरा दिख रहा होगा। दूसरा हम देखिए राफ्ट फुटिंग को बिछाया ही जा रहा है अभी, होप्स तो आप देख लिए होंगे दोनों फिगर। उन दोनों फिगर को हटाते हैं, उसके बाद ये बताते हैं, फिर उसको इसको उतारने के बाद उसको बना लीजिएगा। ठीक, दोबारा बता देते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मैट फिटिंग, इसको मैट फिटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, राफ्ट एक्ट एज ए फ्लोर कंसिस्ट, मतलब एक फ्लोर की तरह एक्ट करता है। ए थिक रेनफोर्समेंट स्लैब जैसे बनता है उस प्रकार, कवरिंग द एंटायर एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, मतलब जितना भी धरती के नीचे रहेगा ना वो सब एक कवर कर लेता है। व्हेन वेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सपोर्टिंग सॉइल इज वेरी लो, जब वेरिंग कैपेसिटी सॉइल का बहुत ज़्यादा लो रहे और कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चरल, मतलब जो भी उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना रहे वो बहुत ज़्यादा हैवी सपोर्ट का रहे, तब हम किस पे, तो मेसी लैंड पे या सॉफ्ट क्ले पे, तब हम राफ्ट फुटिंग का यूज़ करते हैं। और ये इकोनॉमिकल फ्लोर का वाटर लॉक्ड एरिया, मतलब जहाँ पे पानी जम जाता है वहाँ पे। ठीक, व्हेन द हार्ड सॉइल इज नॉट अवेलेबल, मतलब कहाँ तक नहीं, 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक अवेलेबल नहीं रहता है, यानी कि शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में अवेलेबल नहीं रहा, तब राफ्ट फाउंडेशन ही, तब राफ्ट फाउंडेशन को एडोप्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा ये सेकंड जो भी था शैलो फाउंडेशन पूरा वो खत्म होता है। शैलो फाउंडेशन के बाद हम लोग डीप फाउंडेशन देख लेते हैं। डीप फाउंडेशन देखते ही ये फाउंडेशन पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, ये फाउंडेशन पूरा खत्म हो जाएगा, उसका स्टोन मेसनरी हम लोग लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको अगर जो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तब तक आप इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग लेके आते हैं उसको डीप फाउंडेशन को। चलिए दोस्तों आखिरी टॉपिक अपना डीप फाउंडेशन लेके आ चुके हैं। ठीक, फाइनली फाउंडेशन आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो डीप फाउंडेशन अभी देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको क्या होता है, क्या मतलब क्या आगे लेके आएंगे क्या नहीं लेके आएंगे। देखिए डीप फाउंडेशन में क्या है, तो व्हेन द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, मतलब जो फाउंडेशन का डेप्थ है वो इज मोर देन ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन, मतलब जो ब्रेथ है उससे ज़्यादा हो जाए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तब उसको हम क्या कहते हैं, डीप फाउंडेशन कहते हैं। देखिए डेप्थ डी ग्रेटर किससे, डब्ल्यू यानी डीप से, इज कॉल्ड डेप्थ डीप फाउंडेशन। डेप्थ यहाँ पे देखिए डेप्थ ऐसे हो गया, ब्रेथ ऐसे हो गया। इट इज ऑल्सो डिफाइंड, इसको इस प्रकार से और डिफाइन किया जा सकता है, इफ द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज मोर देन 2 मीटर, अगर 2 मीटर से ज़्यादा हो गया डेप्थ तब इट इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन। डेप्थ यहाँ पे डी कर लीजिए, सॉरी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कहने का मतलब क्या होगा कि जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमारा बेड से ज़्यादा बड़ा हो जाए तब उसको हम डीप फाउंडेशन कहेंगे, यानी कि ज़्यादा गहरा रहा तब डीप फाउंडेशन कहेंगे, या 2 मीटर से ज़्यादा गहरा रहा तब भी उसको हम डीप फाउंडेशन कहेंगे। डी इज ग्रेटर दैन डब्ल्यू। यहाँ पे हमारा डेप्थ फाउंडेशन भी खत्म होता है, फाउंडेशन का पूरा आपका लेक्चर भी खत्म होता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये फाउंडेशन पूरा आपका यहाँ पे खत्म होता है। अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम नहीं चलते तो कम से कम 5 लेक्चर भी चाहिए होता है फाउंडेशन के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमको पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने से हमको कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चले। आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, उससे आपको समझ में भी आ जा रहा है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना हमको, कितना से क्वेश्चन आएगा कितना से क्वेश्चन आएगा। देखिए फाउंडेशन में जो हम आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखवाए ना वो न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक,
ताकि आगे आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको पता चल सके कि हाँ ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसका है, या कुछ जो टाइप्स लिखवाए हैं उन टाइप्स को याद रखिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। उनका मेन टाइप लिखवाए तो उनका मेन फंक्शन क्या है, किस आधार पर उनको बांटा गया है। जैसे वॉल फुटिंग है तो किसके आधार पे, तो वॉल के नीचे रहा तो इसलिए वॉल फिटिंग, कॉलम फिटिंग है तो कॉलम के नीचे रहा तो कॉलम फिटिंग में भी आइसोलेटेड रहेगा। जो सिंगल रहा तो आइसोलेटेड कॉलम फिटिंग, और जो दो या तीन से ज़्यादा पिलर्स का रहा तो उसको कंबाइंड कॉलम फिटिंग, और पूरा घर के नीचे उसका एक बार बना दिए मेट तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जो भी हम लिखवाए हैं राफ्ट या मेट फिटिंग बोलते हैं उसको, ठीक। तो यही सब चीज़ था, ये सब मतलब मेन की पॉइंट हल्का सा याद रखिएगा उसका, ताकि सब तो आपको हलवा है, बाकी कुछ नहीं है, एकदम बहुत इजी है। फाउंडेशन का पूरा बिल्डिंग मटेरियल है, बहुत इजी है, ठीक। अगर इसको अच्छा से पढ़िएगा ना तो बहुत ज़्यादा इजी है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, ठीक। पहले बिल्डिंग मटेरियल हम लोग देख लेते थे, अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम लोग देख रहे हैं कि पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम लोग फाउंडेशन पूरा बना चुके हैं, अब सब सुपर स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट करेंगे। सब स्ट्रक्चर में हम फाउंडेशन तक इसका प्रिपरेशन कर चुके हैं, अब सुपर स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट करेंगे। सुपर स्ट्रक्चर में डोर, विंडो, कॉलम, स्टोन मेसनरी, बॉल मेसनरी, इटीसी बहुत सारी चीज़ें, पेंट सब कुछ है, ठीक। उधर ब्रिक का जो लेक्चर आपका चल रहा है वो ब्रिक का लेक्चर प्लीज देखते रहिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्लीन बर्निंग उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाते हुए जा रहे हैं। क्लीन बर्निंग ये सब चीज़ आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको उसमें पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज रहे। ये नहीं कि अब गए ऐसे बना के आगे तुक्का मार के जी बनते हैं ऐसी, तो ये नहीं ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तो आगे आने वाले टाइम में आप कंपटीशन फेस कीजिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ पढ़ाया गया था, ये चीज़ है, ये चीज़ ये नहीं था। तो उस सब चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर करके रहिए उसके लिए, इसलिए हम आपको पढ़ा दे रहे हैं अभी थोड़ा बहुत। लेकिन वो सब चीज़ आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, एग्जाम में आप जितना सिलेबस में दिया गया उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग याद कीजिएगा और एग्जाम में जाइएगा, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी है ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक। स्टोन में भी बहुत ज़्यादा आपको हम पढ़ा देते हैं, इसलिए बहुत लंबा उसका लेक्चर चला मैंने। तो अभी तक आपका सेकंड यूनिट खत्म हो जाता है, थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट भी लगभग साफ हो जाता है, 15 यूनिट स्टार्ट कर चुके होते हैं हम। लेकिन अभी घबराए नहीं, खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए आप घबराए नहीं, ठीक। हम तब तक इसको देख लेते हैं, मतलब इसको उतार लीजिए आप लोग, हम यहाँ से बिता लेते हैं। ये सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ आपको इस जरा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि पता चल सके उनको भी जो फिफ्थ का कंटेंट चल रहा है वो आराम से वो देख सकें। थैंक यू। कीवर्ड टीच वेल इन बिहार, हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।